गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर। आज मैं कोई क्लास लेक्चर या सीयूटी का टॉपिक लेकर नहीं आया हूँ। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने आया हूँ जो अपने आप में सेंसिटिव और ला इलाज बीमारी की तरह पूरे भारत में सदियों से फैला हुआ है। पूरे भारत में सदियों से और आज तक ये जो ला इलाज बीमारी है वो प्रैक्टिस होते आ रहा है। मैं सिंपल बता दूं, अगर आप ये थंबनेल देखकर इस वीडियो को देखने आए हो तो आप सही आए हो। मैं इसी टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है जातिवाद। आखिर में ये क्यों जातिवाद पे, आखिर में ये टॉपिक को क्यों चुना, मैं इस पे क्यों बात करने आज आया हूँ, मैं इस पे पूरे के पूरे मैं इन डिटेल आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं यह बात कर लेता हूँ कि ये लाइलाज बीमारी जो अपने आप में लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ है, जो प्रकृति के नियम है ना उसके खिलाफ है। जो मैं सिंपल बताऊं, अगर मैं मानवता की बात करूं, मैं अगर इथिक्स की बात करूं, अगर मैं नैतिकता की बात करूं, उसके खिलाफ है। ये बीमारी अपने आप में एक ऐसा बीमारी है जो पूरे के पूरे मानवता के खिलाफ है, पूरे के पूरे नैतिकता के खिलाफ है, पूरे के पूरे में लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ है। फिर भी ये बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं हो पाया। सदियों से ये बीमारी चलता आ रहा है लेकिन इसका कोई इलाज नहीं हो पाया। मैं आपको बताऊं, इस बीमारी के कारण लाखों लोग इस बीमारी का शिकार हुए होंगे। ना जाने कितने लोग होंगे सदियों से जो इस बीमारी के दलदल में फंस कर मर गए होंगे, कितने लोग लड़कर मर गए होंगे, और ना जाने कितने लोग अभी भी इस बीमारी से ग्रस्त होंगे या इस बीमारी को झेल रहे होंगे। ना जाने कितने लोगों के घर पे इस बीमारी के कारण कितने के घर बर्बाद हो गए होंगे। जिस बीमारी का नाम है जातिवाद या लाइलाज बीमारी। मैं सिंपल बता रहा हूँ, जो हमारे इंडिया में जो कास्ट टेररिज्म जिस आधार पे चल रहा है, और सोचो अगर ये कास्ट टेररिज्म, ये जातीय आतंकवाद, अगर मान लो सपोज करो कि अगर ये कोई न्यायपालिका में चल रहा हो, जुडिशियरी वाले सिस्टम में चल रहा हो, तो कितना खतरनाक होगा। ये मॉडर्न इंडिया में जहाँ पे कहा जाता है कि संविधान का जो शपथ लेता है, सिंपल सा लॉजिक है, वो संविधान के अंदर और संविधान की गरिमा और संविधान के जो प्रिंसिपल है, जो वैल्यूज है, उसके अंदर में रहकर काम करेगा। और वही व्यक्ति अगर इस तरीके की व्यवस्था का पालन करे, प्रैक्टिस करे, तो सोचो ये मॉडर्न सोसाइटी के लिए और इस समाज के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो मैं इस पे ही बात आज करने आया हूँ, इस लाइलाज बीमारी पे। मैं अब सिंपल आपको मैं बता दूं कि अभी एक जज है, नाम है जस्टिस एस मुरलीधर, जो रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, पहले वो उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जो अब रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, और अगर आपको इनके बारे में, जस्टिस एस मुरलीधर के बारे में जानना और भी कुछ जानना हो तो आप गूगल कर सकते हो और आप बेहतरीन तरीके से उनके बारे में अच्छे खासी चीजें आप और भी जान सकते हो। फिलहाल मैं इनके बारे में क्यों मतलब मैं इनको क्यों यहाँ पे कोट कर रहा हूँ इस पूरे लेक्चर में, तो आपको मैं सिंपल बता दूं। जस्टिस एस मुरलीधर ने हाल फिलहाल में किसी खास करके एक यूनिवर्सिटी में उनको जब संबोधन के दौरान बुलाया गया था, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट खास करके न्यायपालिका के बारे में दिया है। क्या स्टेटमेंट दिया है पहले मैं आपको इस पे बता दूं। स्टेटमेंट क्या है मैं आपको बताता हूं। संबोधन के दौरान जस्टिस एस मुरलीधर, जो आपको ध्यान रखना, जो कौन है, उड़ीसा हाई कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस रह चुके हैं, इस बात को हमेशा याद रखना। क्या कहा था उन्होंने, तो ध्यान समझो। कोची इंटरनेशनल फाउंडेशन और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ध्यान से, कोची इंटरनेशनल फाउंडेशन और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज यानी NUALS में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उनमें उनको संबोधन के लिए बुलाया गया था। उन्होंने जो बात बोला है जुडिशरी को लेकर के, मैं क्या बताऊं, अगर आप पढ़ोगे तो आपको भी ताज्जुब लगेगा। जो दुनिया चांद तक चला गया है, जो दुनिया न जाने स्पेस के स्टडी में कहाँ तक आगे निकल चुका है, आज भी हमारे इंडिया का जो कोर सिस्टम है डेमोक्रेसी के, जो अगर मैं बताऊं गवर्नमेंट का जो ऑर्गन है, जो कोर ऑर्गन है, बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पहले हम लोग ये बोला करते थे लॉ मेकर ही लॉ ब्रेकर है, जो मतलब सिंपल है, जो विधायिका है वो जो कानून बनाता है वही कानून तोड़ता है। तो लोगों को लगता है चलो न्यायपालिका तो अच्छा है, वहां तो हमें न्याय मिलेगा, लेकिन ताज्जुब की बात है जब न्यायपालिका में क्या हो रहा है जातिवाद को लेकर के, मैं आज यही बताने वाला हूँ। मैं नहीं, ये आपको माननीय जो आपको देखेंगे पहले जो जस्टिस रह चुके हैं, चीफ जस्टिस जो उड़ीसा हाईकोर्ट के रह चुके हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में एज अ लॉयर, सीनियर लॉयर के तौर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा आप देखिए, क्या कहा इनका स्टेटमेंट। और कहाँ स्टेटमेंट दिया था आपको मैं अभी बता ही दिया हूँ। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि दलित जज के रिटायरमेंट, मतलब एक दलित जज क्या हुए, रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद ध्यान से समझना, दूसरे जज ने गंगा जल से, कौन सा जल से, गंगा जल से चैम्बर शुद्ध किया था।
जस्टिस एस मुरलीधर ने गहरे जातिवाद भेदभाव पर विचार व्यक्त किया। अब सोचो, उन्होंने कहा कि यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना कि एक कोई दलित जज थे, जो अपने वो जज थे, ठीक है, अपने चेंबर में रहते थे, ठीक है। जब वो दलित जज रिटायर हो गए, ठीक है, तो उनके रिटायर होने के बाद जो दूसरे कोई जज आए उस चेंबर में, मोहतरम वहां आए, ठीक है, सेवा देने के लिए आए। जैसे मैं सिंपल बताऊं कि अगर कोई जज आए तो सेवा देने के लिए आए, लेकिन सोचो ताज्जुब की बात है, वो जज, उनकी मानसिकता देखो कितना गजब की मानसिकता है। उसने वो उस पूरे चंबर को शुद्ध किया, गंगा जल से स्नान करवाया, धो लाया, क्या पता नहीं क्या क्या किया होगा। और तब जाकर सोचो कितना ताज्जुब की बात है कि आज भी हमारे इंडिया में इंसान इंसान के बीच में ये जो प्यूरिटी का कंसेप्ट है, ये शुद्धता अशुद्धता पाप पुण्य, ये सब अभी भी चल रहा। अब बताओ, वहां जहाँ पे सरकार के सबसे टॉप ऑर्गन है, जहाँ पे लोगों को सबसे ज्यादा बिलीव है कि नहीं, अगर हमारे आसपास लेजिस्लेटिव तो ही है, लॉ मेकर ही लॉ ब्रेकर, जो एडीआर की रिपोर्ट आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे लोगों को सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, सोचो ताज्जुब की बात है कि जो लोगों के साथ अगर इस टाइप से कास्टिज्म या कास्ट टेररिज्म जो लोग फैलाते होंगे या प्रैक्टिस करते होंगे, और जब वो व्यक्ति अगर न्याय मांगने जाएंगे यहाँ पे, तो सोचो अगर ऐसे जज बैठा हुआ है तो क्या न्याय दे सकता है और किस तरीके से जस्टिस को डिलीवर कर सकता है। आप ये खुद सोच सकते हो। अगर ऐसे प्रैक्टिस अगर इस सब संस्थान में हो रहा है तो ये ताज्जुब की बात है कि हम आधुनिक इतिहास और आधुनिक जो भारत की संकल्पना है वहाँ पे हम लोग कहाँ फिट बैठते हैं, आप खुद सोच सकते हो। और हमारा मेंटेलिटी क्या है, क्या सच में हम इस प्रकार के आज़ादी के लगभग 77 से 78 साल के बावजूद भी और संविधान के लगभग 76 साल या 75 साल लागू होने के बावजूद भी क्या हम इस प्रकार की चीज़ और ऐसी बीमारी को समाप्त कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, ये अपने आप में एक सवाल है और ये हमारे समाज में सबसे बड़ा सवाल बना रहेगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, क्योंकि टॉपिक चुनने से पहले मेरा एक और भी मकसद था कि मैं आपको सिंपल बताऊं कि आज से कुछ दिन बाद ही, लगभग मैं जो आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इसके 2 दिन बाद ही आप देखोगे तो डॉक्टर अंबेडकर का जयंती है, ठीक है। और जो लोग आई होप कि पढ़ाई से जुड़े होंगे, जो बच्चा पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो वो बच्चा को डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पता होगा, ठीक है। और जनरली ये कहा जाता है कि जो डॉक्टर अंबेडकर है वो कॉन्स्टिट्यूशंस का, ठीक है, जनरली वो पूरे के पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट हुआ, जो प्रिपेयर्ड हुआ, कहते ना जब भारत पूरे के पूरे एक ऐसे माहौल में चल रहा था, भारत जहाँ पे एक और हिंसा चल रहा, राइट, दंगे चल रहे थे, विभाजन के बहुत सारे समस्याएं चल रहे थे, जहाँ पे मौसम इतने खराब मौसम में उस भारत में एक ऐसे व्यक्ति जो एक अच्छे एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट को तैयार भी कर रहे थे, जहाँ पे हर कुछ को बचकर, जहाँ पे एक प्रचंड तूफान चल रहा था, चाहे तूफान जातिवाद का हो, गरीबी का हो, हिंसा का हो, दंगे का हो, न जाने विभाजन का हो, फिर भी एक व्यक्ति और भी कुछ लोग जो बैठकर इस चीज को, एक ड्राफ्ट को तैयार कर रहे थे और ऐसे प्लेन को क्रैश होने से बचा रहे थे। और कम से कम ऐसे लोगों को जो ये सब काम कर रहे हैं, जिनको हम एक अच्छी संविधान दे सके, एक अच्छी व्यवस्था दे सके, उनके लिए वो तैयार कर रहे थे। तो कहा जाता है कि उनमें सबसे ज्यादा जो रोल रहा, जो भूमिका रहा, वो डॉक्टर अंबेडकर का रहा, ठीक है। तो लोग इनको एज अ फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और डे भी सेलिब्रेट करते हैं, तो उनका जो जनरली 14 अप्रैल को जन्म दिवस के तौर पे मनाएंगे। अब सवाल उठती है, जब मेरा संविधान बनने और जो संविधान बना या बनने की प्रक्रिया के जो पूरे के पूरे समय है, 2 साल 11 महीना 18 दिन, आप देखोगे हर एक चीज पे बेहतरीन डिस्कशंस और टॉपिक है, बेहतरीन डिस्कशंस हुआ हर एक आर्टिकल पे, संविधान के हर एक पार्ट पे, जिसमें एक पार्ट आता है जिसका नाम है मौलिक अधिकार। और जिस मौलिक अधिकार में आपने देखा होगा अनुच्छेद 17 की बात कही गई है, अनुच्छेद 17 की बात कही गई, जिसका नाम है अनटचेबिलिटी। जो इस पे आप आई होप कि जब आप क्लास लेक्चर में पढ़े होंगे या पढ़ने की कभी कोशिश करना, तो आप यहाँ पे समझना जब संविधान पढ़ना। तो अब मैं बताऊं कि जब ये संविधान 9 दिसंबर 1946 को, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक हो रहा था, एक संविधान तैयार करने के लिए, एक आजाद मुल्क के लिए, एक नए भारत निर्माण के लिए, एक न्यू इंडिया के कंसेप्ट के लिए, एक नई इंडिया बनाने के लिए एक नए दस्तावेज की तैयारी हो रहा था और एक नए कोड ऑफ कंडक्ट आ रहे थे, एक नए प्रिंसिपल आ रहा था, ठीक है। उस प्रिंसिपल को बनाने जा रहे थे, बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया, लगभग 389 लोग आए थे, लेकिन बहुत सारे लोग रास्ते में भी छूट भी गए, लेकिन फाइनल जो सबसे ज्यादा भूमिका रहा, ठीक है, वो डॉक्टर अम्बेडकर का रहा।
हमारे संविधान जो बनकर प्रिपेयर्ड हो जाता है, आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को, जिसको हम लोग एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात था, जब संविधान बन रहा था तो एक सवाल जो सबके मन में था और सब इस पे बात कर रहे थे, और ये जो सवाल था जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, सवाल क्या था, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल था अनटचेबिलिटी, छुआछूत। जो दूसरा सवाल था इसका नाम था इक्वालिटी, समता, क्या हम सभी को इक्वालिटी, समता दे पाएंगे। जो तीसरा सवाल था फ्रेटर्निटी, बंधुता, और जो चौथा सवाल था लिबर्टी, स्वतंत्रता। और ना जाने कितने सवाल और भी रहे होंगे, लेकिन जो हम एक आजाद मुल्क, जो अभी जस्ट एक देश आजाद हुआ है, जो अब एक नया अपना इतिहास रचने जा रहा है, एक नया समाज की संकल्पना कर रहा है, उस समाज में एक नई जो वैल्यू, जो प्रिंसिपल हो वो दिया जा सके, एक नए इंडिया का कंसेप्ट दिया जा सके। तो उस समाज में उस समय संविधान निर्माताओं के पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे, ज्वालामुखी की तरह सवाल आ रहे थे, उनका हल ढूंढा जा रहा था, और वो सवाल था अनटचेबिलिटी। क्या नए भारत में अनटचेबिलिटी होगा, छुआछूत होगा? तो ऐसे चीजों के इलाज के लिए संविधान में एक नया आर्टिकल दिया गया मौलिक अधिकार में, और आर्टिकल 17 दिया गया कि आज से हमारे नए भारत में ये चीजें जो लाइलाज बीमारी है, एक ऐसा बीमारी जिसका इलाज अभी तक नहीं हो पाया है, उसका समाधान के लिए, उसके प्रैक्टिस पे रोक के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए, और उस समय हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में दिया गया। नेक्स्ट सवाल था इक्वालिटी। हमें हर देश के नागरिक को, जो भी हमारे देश में नागरिक है, सभी को एक समान करना, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पे हो, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे वो सोशल लेवल पे हो। क्या हम कर पाए? उस समय भी ये सवाल था और आज भी। लेकिन इसके लिए हमारे संविधान में प्रिंसिपल दिए गए, कानून दिए गए, लॉज दिए गए, और वो था आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी दिया गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया गया। फिर उसी समाज में, उसी संविधान सभा में एक और सवाल दौड़ रहे थे जिसका नाम था फ्रेटर्निटी, और उसी संविधान सभा में एक और सवाल दौड़ रहा था कि हर नागरिक को एक बेसिक आजादी भी दिया जाए, जहां पे वो अपने आप के सर्वांगीण विकास कर सके। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, आज भी हमारे समाज में भाईचारा, बंधुता, फ्रेटर्निटी, जब तक फ्रेटर्निटी नहीं आएगा तो तब तक हम इक्वालिटी नहीं ला पाएंगे। इस बात को हमेशा याद रखना। तो क्या आज तक हमने अपने समाज में भाईचारा बना पाए? ना बनने के कारण ही आज तक हमारे समाज में इस प्रकार के लाइलाज टाइप की बीमारी का अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है, और अभी तक इस प्रकार की व्यवस्था, कास्टिज्म जैसी व्यवस्था चलता आ रहा है। तो आप उससे बड़ी बात तब बन जाती है जिसपे लोगों को ट्रस्ट है, जो न्यायपालिका है, और न्यायपालिका के जज अगर ऐसा हो जाए तो ताज्जुब की बात है, तो लोग अब न्याय लेने कहाँ जाएगा? ये आप पे मैं छोड़ रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि भारत का जो संविधान है ना, वो संविधान बोरो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहीं से उधार लिया गया। अब मैं इस बेवकूफ को, मैं ऐसे लोगों को मैं क्या जवाब दूं, क्या बोलूं? जो अच्छा से कहते हैं ना, जो ना तो पोल साइंस कभी अच्छा से पढ़ता है और ना कभी लॉ अच्छा से पढ़ता है, वैसे ही लोग ऐसे जवाब देते हैं कि जो भारत का संविधान है ना, बोरो कॉन्स्टिट्यूशन से कहीं से उधार लिया गया है। मैं आपको एक टर्म बताता हूँ, आप आई होप कि इस टर्म को आप जानते होंगे। तो एज अ पोल साइंस स्टूडेंट, अगर आप अच्छे स्टूडेंट होगा तो आपको इस टर्म के बारे में पता होगा, और इस टर्म का नाम है पॉलिटिकल इनोवेशन। ध्यान से समझेंगे, इस टर्म का नाम है पॉलिटिकल इनोवेशन, राजनीतिक नवाचार। तो जो हमारा जो संविधान है ना, वो कोई उधार लिया गया संविधान नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि संविधान की प्रिंसिपल, यहाँ मतलब सिंपल मैं आपको बताऊं और समझाने की कोशिश करूं, जो हमारा जो संविधान है पॉलिटिकल इनोवेटिव कॉन्स्टिट्यूशन से लाखों संविधानों का अध्ययन किया गया, हजारों संविधानों का अध्ययन किया गया। हजारों संविधानों का अध्ययन करने के बाद, सैकड़ों संविधानों का अध्ययन करने के बाद हमारे लिए क्या अच्छा होता, फिर उस कानून पे, उस लॉ पे, उस प्रिंसिपल पे, उस वैल्यूज पे, उस कोड ऑफ कंडक्ट पे फोकस किया गया। फिर उसमें पॉलिटिकली बहुत सारे चीजों को इनोवेशंस के तौर पे इस्तेमाल किया गया, उसमें नए नए प्रिंसिपल ऐड किए गए जो हमारे मुल्क के लिए होता। तो हमारा जो संविधान है कोई बोरो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपको ये बातें कोई बोलता है, जो लोग ये बातें करते हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये दुनिया के बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है और एक पॉलिटिकल इनोवेटिव कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बेसिक मामला आपको समझ में आ गया, तो इस बात को आप याद रखेंगे। और उसके साथ साथ मैं अभी एंडिंग में आपको ये बताना चाहता हूँ, कास्टिज्म, कास्ट टेररिज्म,
जो लॉ ऑफ नेचर के भी खिलाफ है, एथिक्स के भी खिलाफ है और मानवता के भी खिलाफ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग कोशिश करें और एक नए इंडिया बनाने में, एक नए भारत बनाने में, एक ऐसा भारत जो समृद्ध हो सके और अपने आप में हर कुछ के मामला में, चाहे वो टेक्नोलॉजी का रेस हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का रेस हो, उसमें हम आगे बढ़ सके और एक अच्छे मुल्क बना सके, एक अच्छे इंडिया बना सके, उस पर फोकस किया जाए। और इस प्रकार की व्यवस्था जो जहाँ चल रहा है और बड़े पैमाने पर अगर प्रैक्टिस हो रहा है तो इसे रोका जाए, सिर्फ स्टेटमेंट ना दिया जाए, सिर्फ कथन ना कहा जाए, ऐसी चीज़ को रोका जाए। तो आज के लिए यहीं तक। ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर और निष्ठा सीयूटी चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और इसे प्रमोट करें। आज के लिए यहीं तक।